हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एबीएम कॉलेज गोलमुरी इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6 का टॉपिक है सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति। आज मैं सल्तनत काल के सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करूँगी। ऐसे आपको हर फेजेस, जब मैंने दिल्ली सल्तनत के फेजेस के बारे में जिक्र कर रही थी तो उस समय मोटा मोटी आप सामाजिक स्थिति को समझ ही गए होंगे कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी। आप सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति आप यूं कहें कि मुस्लिम समाज, मुस्लिमों का शासन था। तो मुख्य रूप से हम इस समाज को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: विदेशी मुसलमान, भारतीय मुसलमान और दास। विदेशी मुसलमान नस्ल के आधार पर, जैसे कि अरबिक के लोग हो गए, तुर्की हो गए, ईरानी हो गए, पठान हो गए, मुगल आदि हो गए, ये सभी भारत में आकर शासन किए। जैसे आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत में राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर इन्हीं मुसलमानों का, यानी विदेशी मुसलमानों का ही वर्चस्व रहा था और इन्हीं वर्ग के द्वारा, इन्हीं मुसलमान के जो विदेशी मुसलमान हैं उन्हीं के द्वारा शासन को संचालित करने का काम किया गया था। मुख्य रूप से विदेशी मुसलमानों को 5 भागों में बांट सकते हैं: शासक वर्ग, सल्तनत और अमीर, उल्लेमा, मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग। तो आपने शासक वर्ग, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा है, वो शासक वर्ग हो गए। सामंत और अमीर, हम देखते हैं कि अमीर और सामंतों के सहयोग से ही शासक दिल्ली के सल्तनत पर जो सत्तारूढ़ होते हैं वो कभी कभी हम देखते हैं कि अमीरों के सहयोग को ही देखते हैं। आपने दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के समय देखा होगा कि उसने अमीरों का साथ नहीं दिया या उल्लेमाओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जितना कि दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों के द्वारा दिया जाता था। तो ये सभी हमारे जो 5 शाखाएं हैं, मुस्लिम शाखा, विदेशी शासन की, विदेशी मुसलमानों की जो 5 शाखाएं हैं वो इस तरह से हैं। तो शासक वर्ग को हम जाने कि कौन शासक वर्ग हुआ करते थे और उनकी क्या भूमिका रहती थी। तो मध्य युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग था और जिसके हाथ में सत्ता की समस्त बागडोर थी। इस वर्ग का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता था वो सुल्तान कहलाता था। शासन की संपूर्ण प्रभुसत्ता उसमें निहित होती थी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। राज्य की समस्त शक्तियां, यानी विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारी शक्तियां शासक में निहित होती थी, यानी सुल्तान में, सल्तनत में निहित होती थी। सुल्तान की शक्तियां यूं कहें कि असीमित थी। वो औपचारिक रूप से अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि स्वीकार करता था, किंतु व्यवहारिक रूप से सुल्तान वास्तविक संप्रभुता और निरंकुशता से शासन करता था। सुल्तान का जो जीवन होता था वह शाही जीवन होता था। उसे बहुत ही ऐशो आराम और पूरी तरह से भोग विलासिता की जिंदगी वो जीते थे। वो छत्र, दूरबास और सायवान उसके राज्य चिन्ह हुआ करते थे। इब्न बतूता ने मध्यकालीन सुल्तानों के आश्चर्यपूर्ण दरबारी जीवन का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। दरबार में हम देखते हैं सुल्तान के मनोरंजन के लिए बहुत सारी क्रीड़ाएं की जाती थी। बहुत सारे कलाकार, भार, राजनीतिज्ञ, नादिम और विदूषक रहते थे और अपनी अपनी कलाओं के प्रदर्शन से सुल्तान का मन बहलाया करते थे। मध्यकालीन सुल्तानों में भोग विलास और सुरापान का अत्यंत प्रचलन था। और सुरापान उनकी आदत होती थी और जितने भी सुल्तान होते थे वो सुरापान करते ही थे। भोग विलास से परिपूर्ण जीवन मुगल राजदरबार और मुगल युग के सम्मान के लिए आवश्यक वस्तु मानी जाती। यानी जो सुरापान होता था वो उसके सुल्तान के मान मर्यादा को प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने का काम करते थे। ऐसा B.N. लुनिया ने कहा है, एक इतिहासकार है जिन्होंने इस तरह की बातें कही है। उच्च वर्गों के वस्त्र, भोजन और जीवन निर्वाह, रहन सहन में विलासिता होती थी। ये शासक वर्ग हो गए। अब हमने दूसरा बताया कि सामंत और अमीर वर्ग। मध्य युग के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण पद जो है वह है अमीरों का और सामंतों का।
सुल्तानों की शक्ति का आधार ये अमीर थे, उसके सक्रिय समर्थन पर निर्भर करते थे। अमीरों की शक्ति उसकी निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश का कार्य करती थी। सुल्तान जो निरंकुश होते थे, स्वेच्छाचारी होते थे, उस पे ये अमीर जो है, अमीरों की शक्ति ये अंकुश का काम करते थे। ये अमीर अपने बहुमुखी प्रतिभा एवं तकनीकी ज्ञान के कारण राज्य के आधार स्तंभ थे तथा राज्य के लिए उनकी सेवाओं का अत्यधिक महत्व था। वस्तुतः राज्य की वास्तविक शक्ति उलेमाओं के लिए वास्तविक शक्ति जो होती थी वह मुस्लिम योद्धाओं में ही निश्चित होता था। ये स्वामी के मान सम्मान की रक्षा के लिए रक्त बहाते थे। कोई भी शासक इनकी उपेक्षा करके सफलतापूर्वक शासन का संचालन नहीं कर सकता। यानी आप देखते हैं कि सामंत और अमीर जो होते हैं वह सुल्तान के लिए अपने रक्त को बहाते हैं उसके रक्षा करने के लिए, और बदले में सुल्तान भी इसकी सेवा करते हैं, इसको मुंह मांगे रकम देते हैं ताकि ये सामंत भी अपने साम्राज्य में, अपने सुल्तानों के शासन में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। अब है अमीरों का प्रभाव। आपने देखा ये सुल्तान जो होते थे, सुल्तान के जो दाया हाथ कहे वह अमीर और सामंत ही हुआ करते थे। तीसरा वर्ग है उल्लेमा वर्ग। यह वर्ग न्याय, धर्म, शिक्षा संबंधित समस्त उच्च पदों पर इनका अधिकार होता था। उच्च पदों पर डॉक्टर अशरफ ने बताया है कि उलेमाओं की स्थिति जो होती थी वह काजी और मौलवियों की तरह होती थी, क्योंकि इन्हें न्याय का पूरी तरह से पूरा ज्ञान होता था और ये कुरान, हदीस, शरीयत, फिक आदि के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और उसी के आधार पर सुल्तान को सलाह देते थे कि आपका शासन व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए, आपको इस तरह से करनी चाहिए। यानी उलेमा राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे। महत्वपूर्ण वैधानिक विषयों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में ये सुल्तान को सलाह देते थे। सल्तनत कालीन सुल्तानों में अलाउद्दीन खलजी और उसके पुत्र जो मुबारक शाह को छोड़कर समस्त मुस्लिम शासकों पर इनका अत्यधिक प्रभुत्व था। मैंने पहले बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा शासक था जिसने उलेमाओं को अपने शासन में कोई महत्व नहीं दिया। तो इनकी राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप शासन के हित में हानिकारक सिद्ध होता। इनके संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण सुल्तानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वास्तव में मध्यकालीन सुल्तानों में धार्मिक कट्टरता के जनक ये उलेमा ही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को संचालित करने में उलेमाओं का साथ नहीं लिया और उलेमाओं की कही हुई बातों को इग्नोर किया और उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने भी ऐसा किया। अब हम नेक्स्ट जो इसके विदेशी मुसलमानों के जो समाज को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया, उसमें मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग, आप मध्यम वर्ग के नाम से काफ़ी परिचित होंगे कि यह एक ऐसा वर्ग है जो शासन व्यवस्था की जो बागडोर है और जो शासन व्यवस्था की में जो कुरीतियां अगर आ जाती है, उसमें जो विरोध की भावना आती है, ये मध्यम वर्गों के द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि ये मध्यम वर्ग पढ़े लिखे लोग होते थे, शिक्षित लोग होते थे और उन्हीं के माध्यमों से क्रांति की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग कौन होते हैं। मध्यकाल में उच्च वर्ग के पश्चात मध्यम वर्गीय समाज ही एक ऐसा वर्ग था जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, यानी ये पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते थे। आप ये ऐसे कहें कि जो वकील है, शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, ये सभी लोग मध्यम वर्ग में ही आते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती थी। मध्यम वर्ग शासक वर्ग और जनसाधारण वर्ग के बीच एक कड़ी था।
के बीच की एक कड़ी था। बहुत से अमीर भी इसकी तुलना में आर्थिक दृष्टिकोण में पिछड़े हुए थे। अमीरों को एक और अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन व्यय करना पड़ता था, दूसरे उन्हें शासक वर्ग के लिए समय समय पर बहुमूल्य उपहार देने की औपचारिकता का भी पालन करना पड़ता था, जिस पर पर्याप्त धन व्यय हो जाता था। कभी कभी अमीरों को कर्ज के बोझ से दब जाना पड़ता था। बर्नियर ने इस संदर्भ में कहा, बहुत ही कम धनवान अमीरों से मेरी जान पहचान थी। इसके विपरीत उनमें से अधिकांश बहुत ऋणग्रस्त थे। बादशाहों के बहुमूल्य उपहारों और कर्मचारियों के कारण विनाश की कगार पर पहुंच गए थे। मध्यम वर्ग सामान्यतः व्यापारी, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी और लेखन कार्य करने वाले आते थे, जिनका स्पष्टीकरण डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा। मध्यम श्रेणी के लोगों के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम है। इस वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी और सरकारी कर्मचारी या लेखक वर्ग, जैसा उन्हें कहा जाता था, सम्मिलित थे। तो आपने देखा, मध्यम वर्ग के पास पर्याप्त संपत्ति थी। व्यापारी वर्ग जनसाधारण के आदर का पात्र था। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों का जीवन स्तर शासक की तुलना में नीचा था, परंतु उसकी स्थिति अमीर वर्ग से अच्छी थी। ये अमीर वर्ग शासक वर्ग के चापलूस होते थे, लेकिन मध्यम वर्ग की ऐसी स्थिति नहीं थी। वे न शासकों का चापलूसी करते थे और न ही अपना धन व्यय करते थे उपहार को देने में। वो जो अमीर वर्ग काफी महंगे उपहारों को देने का कार्य करते थे, वो इनका कार्य नहीं था। तो इस तरह से हम शासकों की स्थिति, जो विदेशी शासन वर्ग में जो 5 शाखाएं थी, उसको हम जाने। तो इस तरह से आपने उसकी स्थिति को जाना कि शासन करने वाले जो स्थिति। और एक जो अंतिम है वो है जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग शासक वर्ग, मध्यम वर्ग के बाद सामान्य व्यक्तियों का वर्ग था, जिसे जनसाधारण वर्ग या निम्न वर्ग कहते हैं। आप जनसाधारण वर्ग जो आम जनता है, इसमें मुख्यतः कारीगर, छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर लोग सम्मिलित होते थे। संपूर्ण मध्यकाल में इस वर्ग की दशा प्रायः दयनीय होती थी। मतलब मध्यकाल में जो जनसाधारण वर्ग थी, इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आप समझ गए कि जनसाधारण वर्ग निम्न वर्ग के होते थे। वह अमीर और सामंत और उलेमाओं वर्ग के जो सबसे निचले पैदान पे इनकी स्थिति थी। एक दास हमने भी बताया आपने। दास वहाँ मध्यकालीन भारत में दास की प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही दास रखते थे। दासों के हाट लगते थे। इनको दास को खरीदा जाता था, पर जिस तरह से पशुओं की बिक्री होती थी, उसी तरह दासों की भी बिक्री होती थी। जो दास अच्छे होते थे उन्हें जो दास हुनरमंद होते थे, उनकी अधिक बोली लगाई जाती थी। उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदा जाता था। जैसे आप देख सकते हैं मध्य का सल्तनत कालीन इतिहास में कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का दास है, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। यानी कि दासों की परंपरा वहाँ चल पड़ी थी। और दास जिस तरह के दास होते थे, अगर हुनरमंद हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, तो उनके मालिकों से उनको ऊंची दाम पे खरीद लिया जाता था। तो मुस्लिम समाज में केवल 4 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। खरीदा हुआ दास, दान अथवा उपहार में प्राप्त दास, युद्ध में बंदी बनाया दास और आत्म विक्रेता दास। तो इस तरह हम दास को भी देख लेते हैं। तो आपने देखा कि सल्तनतकालीन समाज में किस तरह से जो अरबी हैं, पठानी हैं, अफगानी हैं, तुर्की हैं, ये जो शासन करने आए दिल्ली सल्तनत पर, उसने समाज उसकी जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक जो उन्होंने विदेशी मुसलमानों, ये सब विदेशी मुसलमान हुए और भारतीय मुसलमान जो भारत में ही रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी सामाजिक, क्योंकि उन्हीं के द्वारा शासक संचालित किए जाते थे, इसीलिए उन्होंने समाज को, उस विदेशी मुसलमान के समाज को 5 वर्गों में विभाजित किया। और हम एक एक करके इन 5 वर्ग को देखा। शासक वर्ग, सामंत और अमीर, उलेमा, मध्यम वर्ग,
जनसाधारण वर्ग, इसकी चर्चा हमने आज की। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे कि सल्तनत कालीन समाज की जो आर्थिक स्थिति थी वह किस तरह की थी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।